हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डे। उन पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है और पुराने पेपर जो हैं उनको दिमाग में रख के हम ये चीज़ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टैटिक जीके का एक और वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भारत में कौन कौन सी एयरलाइंस हैं, कौन कौन सी विमानन कंपनियां हैं, यानी कौन कौन सी कंपनी हैं जिनके प्लेन उड़ते हैं। अब एयरलाइन दो तरह की होती हैं, एक होती है शेड्यूल्ड एयरलाइन और एक होती है रीजनल एयरलाइन। तो दोनों में फ़र्क क्या है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, रीजनल मतलब क्षेत्रीय। ये जो है क्षेत्रीय एयरलाइन है, इसके पास जैसे आप सड़क पे कहीं जाते हैं, मान लो आप एक जगह से दूसरी जगह सड़क पे जा रहे हैं, तो आपको इस सड़क पे चलने की परमिशन मिली हुई है। इसी तरह हवाई रास्ते भी होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एयर रूट। तो जो रीजनल एयरलाइन होती हैं उन्हें सारे एयर रूट में उड़ाने की परमिशन नहीं होती, वो बस रीजनल यानी एक रीजन से दूसरे रीजन तक जा सकते हैं। ठीक है, बहुत छोटे लेवल पे होती हैं ये, और बस 4-5 जैसे एक एरिया का पार्ट हो गया उसको कनेक्ट कर दिया, 4-5 एयरपोर्ट्स को कनेक्ट कर दिया, तो बहुत ही छोटे लेवल पे रीजनल एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं। अब भारत में रीजनल एयरलाइंस बढ़ रही हैं क्योंकि सरकार की उड़ान स्कीम आ गई है, जिसमें सरकार ये कोशिश कर रही है कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे एयरपोर्ट खोले जाएं। सो याद रखिए कि जो रीजनल एयरलाइन होती हैं वो छोटी जगह को कैटर करती हैं और दूसरी होती है शेड्यूल्ड एयरलाइन। शेड्यूल्ड एयरलाइन वो हैं जो पूरे भारत में एक व्यापक रूप से फ्लाइट उड़ती हैं, जिस कंपनी की, वो है शेड्यूल्ड एयरलाइन। तो शेड्यूल्ड एयरलाइन कौन कौन सी है भारत में? सबसे पहले तो सरकारी एयर इंडिया। तो एयर इंडिया ने विमान उड़ाना शुरू किया था 1946 में। याद रखिए, ये एयर इंडिया कंपनी पहले जब बनी थी तो इसका नाम टाटा एयरलाइंस था, JRD टाटा ने शुरू की थी, लेकिन बाद में इसका नाम एयर इंडिया हो गया था जब सरकार ने इसको खरीद लिया था। तो एयर इंडिया जो है, उन्होंने, हालांकि 1932 में ये कंपनी एयर इंडिया बन गई थी, लेकिन विमान उड़ाना शुरू करा था 1946 में। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। दूसरी कंपनी है विस्तारा। विस्तारा बहुत नई एयरलाइन है, 2015 में इन्होंने फ्लाइट उड़ाना शुरू करा है। इनका हेडक्वार्टर है गुड़गांव में, और विस्तारा एयरलाइंस में दो कंपनीज ने मिलकर शुरू करी है विस्तारा। ये इसमें 51% हिस्सा है टाटा सन्स का और बचा हुआ 49% हिस्सा है सिंगापुर एयरलाइंस का। तो टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस ने मिलकर शुरू करी है विस्तारा। इंडिगो, याद रखिए, इंडिगो की जो अभिभावक कंपनी है, पेरेंट कंपनी, वो है इंटरग्लोब एविएशन। तो इंटरग्लोब एविएशन चलाता है इंडिगो को, और इन्होंने 2006 में फ्लाइट उड़ाने शुरू किए। इनका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। अब हम बात करते हैं गो एयर। गो एयर जो है, ये वाडिया ग्रुप ने ओन की हुई है। वाडिया ग्रुप, जिनके बहुत सारे बिजनेस हैं, उन्होंने ओन की हुई है गो एयर, और इन्होंने 2005 में फ्लाइट उड़ानी शुरू की थी। फिर है एयर इंडिया एक्सप्रेस। एयर इंडिया एक्सप्रेस कुछ नहीं है, जो एयर इंडिया है उसी की एक सब्सिडरी कंपनी है एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो इन्होंने 2005 में फ्लाइट उड़ाने शुरू किए और इनका हेडक्वार्टर कोची में है। फिर है स्पाइस जेट। स्पाइस जेट कंपनी जो है, 2005 में इन्होंने फ्लाइट उड़ानी शुरू करी और इनका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। एयर एशिया, ये जो एयर एशिया है, वैसे मलेशिया में उड़ती हैं एयर एशिया की फ्लाइट, तो मलेशिया की कंपनी है, लेकिन भारत में इन्होंने एयर एशिया इंडिया के नाम से कंपनी खोली है। याद रखिए, इसमें भी टाटा सन्स का 51% हिस्सा है और बचा हुआ 49% हिस्सा है एयर एशिया का। तो इन्होंने 2014 में अपनी फ्लाइट उड़ानी शुरू करी है और ये बेंगलुरु में इनका हेडक्वार्टर है। तो एयर एशिया में किसका कितना हिस्सा है? टाटा का 51% और एयर एशिया का 49%। यानी भारत में टाटा दो एयरलाइन चला रहा है, एक तो विस्तारा और एक एयर एशिया, और दोनों में ही उसका 51% स्टेक है। अब हम बात करते हैं रीजनल एयरलाइन की। रीजनल मतलब जो बहुत ही छोटी जगह को कैटर करती हैं, जैसे 3-4 बस हवाई अड्डे हो गए, या 2 राज्य हो गए, 2 राज्यों के बीच में चलती है, उस तरह से। जैसे मान लो गुजरात से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात बस, तो वो हो गई रीजनल एयरलाइन। तो सबसे पहली है अलायंस एयर, और अलायंस एयर जो है, ये भी एयर इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है। यानी एयर इंडिया एक पेरेंट ब्रांड हो गया, एयर इंडिया के ही नीचे आती है अलायंस एयर। तो अलायंस एयर 1996 से फ्लाइट उड़ा रही है और दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है। फिर है एयर डेक्कन। एयर डेक्कन 2017 से फ्लाइट उड़ा रही है और इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है। नेक्स्ट है एयर हेरिटेज। एयर हेरिटेज आप देख सकते हैं बहुत ही नई है, 2019 में फ्लाइट उड़ानी शुरू करी है इन्होंने, और इनका हेडक्वार्टर देहरादून में है। एक और बहुत नई कंपनी है जिसका नाम है स्टार एयर, ये भी रीजनल एयरलाइन उड़ा रही है, तो इनका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और 2019 से इन्होंने फ्लाइट उड़ानी शुरू करी है। सुप्रीम एयरलाइंस, ये भी नई है, 2016 में आई है और इनका हेडक्वार्टर जयपुर में है। ट्रूजेट नाम की कंपनी का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और ये 2015 से फ्लाइट उड़ा रहे हैं।
एक और मिलता जुलता नाम है जिसका नाम है ट्रू स्टार्ट। ट्रू स्टार्ट जो है ये 2020 से बिल्कुल अभी लेटेस्ट उड़ाना शुरू करा है और इनका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। और ज़ूम एयर 2017 से फ्लाइट उड़ा रहे हैं और इनका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो ये सारी की सारी जो मैं आपको बता रहा हूं ये रीजनल एयरलाइंस हैं। अब हम आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के बारे में। हर चीज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दी हुई है, तो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। जो हमारा मंत्रालय है नागर विमानन मंत्रालय, जिसे बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, वो काम क्या करता है? उसका एक काम है भारत में सबसे इंपॉर्टेंट, वो है नीतियां बनाए, यानी कि हमारा जो विमानन सेक्टर है, एयरलाइन सेक्टर, उसके विकास के लिए ये राष्ट्रीय नीतियां बनाए और कार्यक्रम बनाए। ठीक है, ये इसका काम है कि ये नेशनल पॉलिसीज और प्रोग्राम बनाए। किसके लिए? सिविल एविएशन सेक्टर के विकास के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। बहुत सारे हमारे कानून हैं, जैसे कि विमान अधिनियम, विमान नियम 1937 और विमान अधिनियम 1934 वगैरह, विमान सेक्टर से रिलेटेड, तो ये उनको लागू करने के लिए भी उत्तरदायी है, यानी कि रेस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा इसके अंतर्गत बहुत सारी संस्थाएं और आती हैं जिनको ये कंट्रोल करता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर फिर बहुत सारी और संस्थाएं आती हैं जिनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934, एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 वगैरह इन सबको देखता है। यहां पे आपको एक चीज और बता दूं, सिविल एविएशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि वो एरोप्लेन्स को देखता है, राइट, वो रेलवेज को भी देखता है। तो रेलवे सिक्योरिटी की भी एक इकाई होती है जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आती है, उसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। आपको यहां पे एक रूल और बताना चाहता हूं, वो है 5/20 रूल। 5/20 रूल क्या है? देखो, दो तरह के एयरपोर्ट है इंडिया में। एक तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, डोमेस्टिक मतलब अंतर्देशीय, मतलब ये बाहर फ्लाइट नहीं उड़ा सकते, इंडिया के बाहर नहीं उड़ा सकते। और दूसरे होते हैं इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जहां से बाहर फ्लाइट उड़ती हैं। हर फ्लाइट को यह परमिशन नहीं है कि वो बाहर फ्लाइट उड़ा सके, उसके लिए होता है 5/20 रूल। 5/20 रूल जो है वो ये कहता है कि एक एयरलाइन कंपनी जो है वो तभी इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ा सकती है जब उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो, यानी 5 साल जब वो डोमेस्टिक एयरलाइंस उड़ाए एक देश के अंदर, इसको बोलते हैं 5, और 20 मतलब उनके पास कम से कम 20 एरोप्लेन होने चाहिए, इसको बोला जाता है 5/20 रूल। कुछ लोग ये कहते हैं कि रूल अच्छा नहीं है ये, क्योंकि इससे जो कुछ ही कंपनियां हैं जो बाहर फ्लाइट उड़ाती हैं, तो हमें कंपटीशन को प्रमोट करना चाहिए और ज्यादा निवेश आएगा। लेकिन सरकार ये कहती है 5/20 रूल जरूरी है, क्योंकि जब कोई कंपनी 5 साल देश के अंदर फ्लाइट उड़ाती है और उसके बाहर जब बाहर उड़ाती है, तो इस बात की पुष्टि हो जाती है कि वो फ्लाइट उड़ाने लायक है, वो सारे सुरक्षा मानदंडों को अच्छे से निभाती है और वो अपना एक्सपीरियंस शो कर देती है। तो जब एक छोटी रेस्पॉन्सिबिलिटी में वो खरी उतरती है, उसके बाद ही उसे फिर बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी चाहिए। तो 5/20 रूल जो है ये है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का काफी इंपॉर्टेंट रूल है। 5 साल का एक्सपीरियंस और 20 एरोप्लेन अगर आपके पास हैं, तभी आप विदेश में फ्लाइट उड़ा सकते हो। अब हम एक एक करके वो सारी संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, सारी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी नागर विमानन मंत्रालय के अधीन काम करती हैं। तो सबसे पहली है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है यानी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इसको एक मिनी रत्न क्षेत्र की जो कंपनी है, सरकारी कंपनी, उसका दर्जा दिया हुआ है मिनी रत्न श्रेणी 1। कई तरह की सरकारी कंपनियां होती हैं, सबसे बड़ी होती है महारत्न, फिर होती है नवरत्न और फिर होती है मिनी रत्न। मिनी रत्न में भी कई सारी कैटेगरीज होती हैं, बस अभी के लिए आप इतना याद रख लीजिए कि मिनी रत्न श्रेणी 1 में ये सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। उसके बाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1995 में बना था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और यह काम क्या करता है? यह भारत में नागरिक उड्डयन बुनियादी ढांचे के निर्माण, उन्नयन, रख रखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। इसका मतलब हमारे यहां जो भी क्रिएटिंग, अपग्रेडिंग, मेंटेनिंग और मैनेजिंग सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को यह क्रिएट करता है, मजबूत करता है, मेंटेन करता है, उसका रखरखाव करता है, जरूरत पड़ने पे उसका प्रबंधन भी करता है। तो यह सब काम करता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अगर हम एक वैसे फंक्शन देखें पॉइंट वाइज, तो जैसे जो हमारे डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं या इंटरनेशनल एयरपोर्ट वगैरह हैं, उनको ये डिजाइन करता है, डेवलप करता है, ऑपरेट करता है और मेंटेन करता है। यानी भारत के जितने भी अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं, उनको ये डेवलप करता है, मेंटेन करता है और ऑपरेशनलाइज करता है। साथ ही ये जो सिविल एनक्लेव होते हैं, मिलिट्री वाले जो एयरपोर्ट होते हैं, आप जानते हैं एयरपोर्ट एक मिलिट्री एयरपोर्ट भी होते हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ भारत की सेना करती है, उनका जो सिविल एनक्लेव है उसको भी मैनेज करता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके अलावा
ये जो हमारे पैसेंजर टर्मिनल होते हैं, जैसे आप जानते हैं हर एयरपोर्ट के कुछ टर्मिनल होते हैं, किसी पे एक ही टर्मिनल होता है, किसी पे दो, बड़े एयरपोर्ट पे 3 4 5 टर्मिनल तक हो सकते हैं। तो बड़े बड़े एयरपोर्ट जो होते हैं या छोटे एयरपोर्ट, उनमें पैसेंजर टर्मिनल को भी ये बनाता है, मॉडिफाई करता है और मैनेज करता है। कार्गो टर्मिनल, कार्गो टर्मिनल मतलब जहां से सामान जाता है। बहुत सारी एयरलाइन होती हैं जिन्हें कार्गो एयरलाइन बोलते हैं, जैसे ब्लू डार्ट एयरलाइन। आपने ब्लू डार्ट कोरियर का नाम सुना होगा, तो वो बेसिकली कोरियर बस उनसे जाता है, ब्लू डार्ट एयरलाइन से पैसेंजर नहीं जाते, उनको कार्गो एयरलाइन बोलते हैं। तो ब्लू कार्गो टर्मिनल होते हैं उनके लिए, तो वो भी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे मेंटेन करता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अलावा संचार और नेविगेशन में जो भी चीजें इस्तेमाल होती हैं, रडार वगैरह, वो सब भी मैनेज करता है। विजुअल एड्स का प्रावधान भी ये करता है। तो ये सारी चीजें जो हैं यहां पे हिंदी में भी लिखी हैं, आप यहां पे भी पढ़ सकते हैं कि क्या क्या काम होते हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के। अब हम बात करते हैं दूसरी संस्था, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर काम करती है। इसका नाम है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, यानी हम इसे हिंदी में बोलते हैं नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो। यह क्या काम करता है? हमारे एयरपोर्ट पे जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी इसके ऊपर होती है। और आपको याद होगा कि एक हाईजैक हुआ था प्लेन 1976 में, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट थी, उसको हाईजैक कर लिया था, अपहरण उसका कर लिया था। तो उसके बाद फिर क्या किया, जो डीजीसीए होता है यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, उसी के अंतर्गत एक ऑफिस बनाया गया था, सेल बनाया गया था कि जो स्पेशली सुरक्षा की बात करेगा कि विमान हाईजैक वगैरह ना हो, उसकी बात करेगा। बाद में इसी सेल को पलट के हमने बना दिया था नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। तो ये 1978 में पहले स्थापित हुआ, लेकिन तभी ये एक सेल के रूप में स्थापित हुआ था डीजीसीए के, और प्रॉपरली फिर यह बाद में बनाया गया था 1 अप्रैल 1987 को। इसको प्रॉपर एक ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी जब बनाया, स्वतंत्र विभाग बनाया, तो 1987 1 अप्रैल को बनाया। एक एयरलाइन हमारी और क्रैश हो गई थी उस वक्त 1985 में, कनिष्क एयरलाइन। कनिष्क एयरलाइन क्या है, कनाडा से इंडिया एक फ्लाइट आ रही थी, तो उसको खालिस्तानियों ने उड़ा दिया था। जो खालिस्तानी आतंकवादी थे उन्होंने कनिष्क एयरलाइन को उड़ा दिया था और बहुत सारे लोग मारे गए थे उसके अंदर। तो उसके बाद फिर एकदम से फिर इन्हें यह हुआ कि ये जो सेल हमने बनाया था डीजीसीए के अधीन, ये उतना उसको मजबूत करो, तो एक स्वतंत्र विभाग बना दिया फिर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की मुख्य जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिक उड़ानों की सुरक्षा के संबंध में मानकों और उपायों की है। और भारत में घरेलू हवाई अड्डे वगैरह जो हैं उन पे भी सुरक्षा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी देखता है। एक तरह से जो सिविल एविएशन सिक्योरिटी है उसके लिए नियामक संस्था का काम करता है, रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम करता है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन। अब हम बात करते हैं डीजीसीए की, बहुत इंपॉर्टेंट है डीजीसीए, नागर विमानन महानिदेशालय, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इसे बोलते हैं। यह मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अधीन काम करता है ये भी, और इसका काम यह है कि सेफ्टी इश्यूज को देखे। अब यहां पे सेफ्टी का मतलब वो नहीं है जो हमने पहले देखा था ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन वाले में, क्योंकि वो जैसे कोई हाईजैक वगैरह ना हो उन सेफ्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम यहां पे दूसरी तरह की सेफ्टी की बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एयरप्लेन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यानी एक एयरप्लेन जो है वो सारे मानदंडों पे खरा उतरता है कि नहीं, जो पायलट वगैरह हैं वो उनका लाइसेंस वगैरह देखना, वो सब करना, जितने भी रेगुलेटरी फंक्शन है यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी कानून हैं उनको लागू करवाना, राइट। भारत के अंदर बाहर जो भी फ्लाइट जा रही हैं उनमें जो कानून वगैरह हैं उनका पालन हो रहा है नहीं, वो देखना। तो डीजीसीए ये सारे काम करता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो ये क्या करता है, एयरपोर्ट्स को भी सर्टिफाई करता है कि क्या ये एयरपोर्ट अब ठीक है, फ्लाइट उड़ाने लायक है नहीं, यानी इस एयरपोर्ट पे सारी चीजें ठीक है कि नहीं। एयरपोर्ट में फिर पायलट वगैरह को लाइसेंस देना, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस करना, एयरक्राफ्ट जो है उनकी मरम्मत ठीक से हुई है कि नहीं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं सारे, फ्लाइट इंजीनियर वगैरह ठीक से काम कर रहे हैं, तो वो सारे काम करता है डीजीसीए। यानी एक तरह से जो चीजें हमारे हाथ में है सेफ्टी को लेके, एक विमान कंपनी, विमान उड़ाने वाले के विमान के अंदर उन सबको देखता है डीजीसीए। तो एक काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है डीजीसीए, और ये नई दिल्ली से ऑपरेट करता है, राइट। तो नागरिक विमानों का पंजीकरण, हवाई अड्डों का प्रमाणन, पायलटों का लाइसेंस, विमान रख रखाव, इंजीनियर, वायु यातायात नियंत्रक, उड़ान इंजीनियर, सब पे नजर रखता है और जांच वगैरह भी करवाता है जरूरत पड़ने पे टाइम टू टाइम। अब हम बात करते हैं एक और संस्था की जिसका नाम है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। नाम से पता चल रहा है अगर मान लो कोई प्लेन क्रैश हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो फिर उसकी जांच वगैरह कराने की जिम्मेदारी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो पे आती है, यानी एएआईबी पे आती है, एएआईबी।
उसके बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं जिसको बोलते हैं कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। अब आप कहेंगे आप तो एरोप्लेन वगैरह की बात कर रहे हैं, हम तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि एक विभाग ऐसा है जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है जिसको बोलते हैं कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, यानी कि रेल सुरक्षा आयोग। तो रेल सुरक्षा आयोग जो है ये एक सरकारी कमीशन है, सरकारी आयोग है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अधीन काम करता है, नागर विमानन मंत्रालय के अधीन काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेलवेज एक्ट 1989 यानी रेलवे अधिनियम 1989 के तहत ये बनाया गया था, और इसका काम यह है कि अगर मान लो रेल का कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई मान लो दो रेल टकरा गई या रेल पटरी से उतर गई, उसकी जांच कराना। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, यानी रेलवे जो एक्सीडेंट होते हैं उनकी जांच कराता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। अब हम बात करते हैं एक और कंपनी पे, सरकारी कंपनी है, इसको भी हमने मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दिया हुआ है। यह है पवन हंस। पवन हंस कंपनी हेलीकॉप्टर बनाती है, और पूरे भारत में जितने भी हेलीकॉप्टर उड़ते हैं उनके 25% हेलीकॉप्टर यानी भारत के 1/4 हेलीकॉप्टर पवन हंस कंपनी के उड़ते हैं। तो पवन हंस कंपनी जो है सरकारी कंपनी है, याद रखिए, और मिनी रत्न 1 कैटेगरी कंपनी का इसे दर्जा दिया हुआ है। पवन हंस कंपनी जो है इसमें जो स्टेक है वो सरकार का भी है और ओएनजीसी का भी है, याद रखिए, ओएनजीसी का भी स्टेक है इसमें और सरकार का भी स्टेक है। तो ये भारत में कहां कहां पे हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है, ये बहुत जरूरी है। तो पवन हंस जो है वो हमारे ऑफशोर खनन प्रचालनों के लिए तेल सेक्टर की हेलीकॉप्टर सहायता सेवा, दूरस्थ तथा पर्वतीय क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करना, पर्यटन के संवर्धन के लिए चार्टर सेवाएं प्रदान करना। इसका मतलब यह है पर्यटन के संवर्धन के लिए, मतलब पर्यटन टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। जैसे आप वैष्णो देवी गए होंगे, तो वैष्णो देवी में आप हेलीकॉप्टर से भी ऊपर जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको चल के जाना है, आप घोड़े से भी जा सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो हेलीकॉप्टर से भी ऊपर जा सकते हैं। इसी तरह अमरनाथ वगैरह में भी आप जाते हैं तो वहां हेलीकॉप्टर की सेवा प्रदान की जाती है, बशर्ते मौसम ठीक होना चाहिए। तो वो हेलीकॉप्टर कहां से आते हैं? वो हेलीकॉप्टर पवन हंस देता है। बाकी जो हमारी तेल की कंपनियां हैं, तेल खनन होता है, जो तेल खनन में हेलीकॉप्टर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि तेल जो निकलता वगैरह है वो जमीन से दूर होता है वो एरिया, तो वहां पे तेल खनन है या जो दूसरे खनन होते हैं, खनिजों के जो खनन वगैरह हम करते हैं, उनमें हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करना, ये सब काम करता है पवन हंस। तो पवन हंस भी आप याद रखिए। फिर हम बात करते हैं एयर इंडिया की। एयर इंडिया भी आप जानते हैं सरकारी कंपनी है, तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर है। एयर इंडिया हमारी सरकार की नेशनल कैरियर है। नेशनल कैरियर देखो, फ्लैग कैरियर एक ही बात है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हम यूज करते हैं फ्लैग कैरियर, मतलब एक सरकारी कंपनी होती है हर देश की। एक कंट्री में बहुत सारे एयरलाइन हो सकते हैं, जैसे भारत में है, इंडिगो भारत की कंपनी है, स्पाइस जेट भारत की कंपनी है, एयर डेक्कन भारत की कंपनी है। लेकिन एक होता है सरकारी एयरलाइन, यानी सरकार के अगर मंत्री वगैरह ट्रेवल करेंगे, जैसे भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति वगैरह विदेश में जाते हैं, तो किसमें बैठ के जाते हैं? वो इंडियन एयरलाइन में जाते हैं, क्योंकि वो नेशनल कैरियर है, वो फ्लैग कैरियर है। तो एयर इंडिया भारत का फ्लैग कैरियर है। फ्लैग मतलब झंडा, यानी भारत का झंडा इसके ऊपर लगा होता है। ठीक है, एक तरह से कहने का मतलब ये, सरकारी जो भी ऑफिशियल यूज होता है वो एयर इंडिया से होता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और अब एक कंपनी इन्होंने बना दी जिसका नाम है एयर इंडिया लिमिटेड, यानी एयर इंडिया लिमिटेड के नीचे अब क्या क्या आता है? एक तो एयर इंडिया, एक अलायंस एयर और एक एयर इंडिया एक्सप्रेस। अलायंस एयर, एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया, ये तीनों आती हैं एयर इंडिया लिमिटेड के नीचे। ये सरकारी कंपनी है पूरी तरह से, और एयर इंडिया जो प्लेन उड़ाता है वो एयरबस और बोइंग के द्वारा बनाए जाते हैं। तो एयर इंडिया जो है 1932 में बनी थी, याद रखिए 1932 में बनी थी, 15 अक्टूबर 1932। पहले टाटा एयरलाइंस बोलते थे इसे, वो बहुत पुरानी बात है, लेकिन जब सरकार ने खरीद लिया, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, तो फिर इसे एयर इंडिया नाम इसका रख दिया, और 1946 से इसने अपनी फ्लाइट उड़ानी शुरू कर दी। अब एयर इंडिया जो होता है, आप इसका लोगो देखिए, ये लोगो है और ये इसका जो है सिंबल है, दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो पहले मैस्कॉट की बात करते हैं, शुभंकर की बात करते हैं। ये लोगो है इसका और ये इसका शुभंकर है, तो इसको महाराज बोलते हैं। और ये जो महाराज है इसको बनाया था बॉबी कुका ने। बॉबी कुका जो थे ये कमर्शियल डायरेक्टर थे एयर इंडिया के। बहुत पुरानी बात है, 1946 उसी समय की बात है जब महाराजा बनाया गया था मैस्कॉट। तो दो मैस्कॉट बहुत पॉपुलर हैं, एक तो अमूल गर्ल, जो अमूल मक्खन आप खाते हैं, तो अमूल की जो लड़की है वो, और ये मैस्कॉट काफी पॉपुलर हैं, काफी पुराने हैं। तो ये है महाराजा। और बॉबी कुका ने जब ये बनाया था तो ये कहा था कि ये ऐसा महाराजा नहीं है जो राज करे, ये महाराजा है जो सेवा करेगा। और एयर इंडिया का अगर आप लोगो देखें तो ये एक उड़ता हुआ पक्षी है जिसको फ्लाइंग स्वान बोलते हैं। स्वान बोलते हैं एक तरह का बत्तख, एक तरह का हंस जो होता है उसे बोलते हैं स्वान। तो ये उड़ता हुआ पक्षी है, आप इसको ध्यान से देखिए, आपको ऐसा लगेगा एक पक्षी उड़ रहा है। और इस पे एक तरह से पक्षी का जो एक पंख है वो आपको एयर इंडिया का जो पीछे की पूंछ है विमान की वो दिखाई देगी। और इसमें जो चक्र है ये कोणार्क सूर्य मंदिर का चक्र है। ओडिशा में एक मंदिर है कोणार्क,
तो कोणार्क मंदिर में बहुत सारे रथ हैं, तो वो रथ के जो चक्र हैं वो यहां पे दिखाए गए हैं एयर इंडिया के लोगो में। अब हम बात करते हैं एक और अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसका नाम है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, एसीआई। एसीआई क्या करता है? एसीआई एक अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है वर्ल्ड्स एयरपोर्ट अथॉरिटी का, यानी दुनिया की जितनी भी एयरपोर्ट अथॉरिटी हैं, जैसे भारत की कौन सी है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसी तरह से कोई पाकिस्तान की भी होगी, कोई अमेरिका की भी होगी, कोई ब्रिटेन की भी होगी। तो वो सारी एयरपोर्ट अथॉरिटी आपस में मिलकर उन्होंने एक संगठन बनाया हुआ है जिसका नाम है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। यह बना था 1991 में और इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है। तो एसीआई काम क्या करता है? एसीआई जो है वो सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ हवाई अड्डों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। हवाई अड्डों के लिए मानकों, नीतियों और अनुशंसित प्रथाओं का विकास करना और दुनिया भर में मानकों को बढ़ाने के लिए सूचना और प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना, यह सब काम करता है। ठीक है, यह बेसिकली एक ऐसी हवाई परिवहन प्रणाली, इसका उद्देश्य यह है कि एक ऐसी हवाई परिवहन प्रणाली हो जो सुरक्षित हो, कुशल हो और पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार हो। यानी कि एक ऐसा हमारा एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जो सेफ, सिक्योर, एफिशिएंट और एनवायरमेंटली रेस्पॉन्सिबल हो। वो काम करता है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। अगली संस्था जो आपको याद रखनी है उसको बोलते हैं एईआरए, यानी एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये क्या करता है? ये बेसिकली भारत सरकार के तहत एक नियामक संस्था है जो हमारे हवाई अड्डों के लिए टैरिफ और दूसरे तरह के व्यय और शुल्क उनको रेगुलेट करता है। ठीक है, उनको विनियमित करता है। तो ये एक वैधानिक निकाय है, यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है। और ये एईआरए 2008 यानी कि भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण 2008 के तहत ये आई थी। अधिनियम था, ऑर्डिनेंस था, ये वो था, अधिनियम एक्ट था, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, एईआरए एक्ट 2008, उसके तहत ये बनाई गई थी। तो हमारे एयरपोर्ट पे जो चार्जेस हैं, जो रेवेन्यू, जो मतलब आप एयरपोर्ट के लिए चार्ज देते हैं अंदर जाने के लिए, शुल्क देते हैं, वो सब जो देखता है वो देखता है एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब ये दो संस्थाएं हैं जो बहुत आती हैं, दोनों का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है और इवन एसीआई का हेडक्वार्टर भी मॉन्ट्रियल में है। तो कनाडा में है मॉन्ट्रियल। ये कनाडा में मॉन्ट्रियल अलग इसलिए है क्योंकि यहां पे फ्रेंच बोली जाती है। पूरे कनाडा में इंग्लिश बोली जाती है लेकिन मॉन्ट्रियल में फ्रेंच बोली जाती है। तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA यानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात संघ, और दूसरा है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन संगठन। तो ये दोनों क्या क्या काम करते हैं? तो पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात संघ की। ये जो दुनिया की एयरलाइंस है उनके लिए ट्रेड एसोसिएशन है। ठीक है, ट्रेड एसोसिएशन मतलब क्या होता है? जितने भी व्यापारी हैं वो सारे मिल गए तो वो ट्रेड एसोसिएशन बन गया। तो इसके तहत कुछ 290 एयरलाइन आती हैं, यानी कुल हवाई यातायात का लगभग 82% उसका प्रतिनिधित्व करता है IATA। तो IATA जो है, जैसे भारत की एयरलाइंस हो गई, वो IATA को ज्वाइन कर लेंगी। इस तरह से दुनिया का 82% ट्रैफिक IATA के जो मेंबर एयरलाइंस हैं वो कंट्रोल करते हैं। और दूसरा है ICAO। ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? ये यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है। ठीक है, अगर आप इसका फ्लैग देखें यहां पे, ये देखिए इसका झंडा ICAO का, इसमें यूनाइटेड नेशंस है और उसको पंख लगे हुए हैं। तो ICAO जो है वो यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है और ये शिकागो कन्वेंशन के अंतर्गत बनाई गई थी। शिकागो कन्वेंशन को ये रेगुलेट करती है, उसको मैनेज करती है और ये बेसिकली कानून बनाती है। ठीक है, और ये जो कानून बनाएगी फिर वो उस देश का जो सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन होगा वो देखेगा और फिर उसको लागू करेगा। तो बहुत सारे कंट्रीज इसके मेंबर हैं, इनफैक्ट 193 कंट्रीज इसके मेंबर हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के। ये बताती है कि कैसे आप विमान को सेफ रख सकते हो, पॉलिसीज बनाती है, रेकमेंडेड प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी फॉलो करनी है आपको, जिससे आप एक इकोनॉमिकली सस्टेनेबल और एनवायरमेंट फ्रेंडली आप सिविल एविएशन सेक्टर उस कंट्री में आप सुनिश्चित कर सको। तो यह सारा काम होता है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का। अब हम बात करते हैं कांसो की, यानी कि सिविल एयर नेविगेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ नहीं है, बेसिकली ये एक तरह की एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनियां होती हैं, यानी कि जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है। अब एयर ट्रैफिक कंट्रोल कुछ नहीं है, वो एक तरह एयर ट्रैफिक कंट्रोल ये होता है कि अब जैसे हवाई ट्रैफिक भी होता है, तो दो प्लेन आपस में टकरा ना जाए, ये भी संभावना होती है। तो वो प्लेन को बताता रहता है कि आप लेफ्ट में जाइए, राइट में जाइए, यानी प्लेन को बताता रहता है डायरेक्शन। ये काम करता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो कंपनी की बात हो रही है जिसको बोलते हैं एयर नेविगेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। उन कंपनियों का, सारी कंपनियों का प्रतिनिधित्व ये करता है। इसका हेडक्वार्टर एम्स्टरडैम एयरपोर्ट पे है जो नीदरलैंड में है और ये 1996 में ये बना था। यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाली जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी मिलकर उन्होंने संगठन बनाया हुआ है जिसको कैंसो बोलते हैं।
अब मैं आपको बताता हूं सबसे बड़ी 5 कंपनियां जो विमान बनाती है। और याद रखिए, विमान में यहां पे लड़ाकू विमान की बात नहीं कर रहा हूं, उसके लिए एक अलग वीडियो आएगा एयरक्राफ्ट के नाम से। मैं एयरक्राफ्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एरोप्लेन की बात कर रहा हूं, यानी एयरप्लेन की बात कर रहा हूं जो सिविल बोलते हैं, जैसे मिलिट्री नहीं, सिविल यानी कि नागरिक जो उड़ते हैं। ठीक है, तो जो सिविल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो बनाती है कंपनी, वो है 5। ये भारत में नहीं बनते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं, भारत में विमान नहीं बनते हैं। भारत में कोई कंपनी नहीं है जो विमान बनाती है। हां, भारत के पास लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनियां काफी हैं, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, लेकिन ये लड़ाकू विमान बनाती है, तेजस वगैरह बनाती है। मैं यहां पे उनकी बात नहीं कर रहा, मैं यहां पे बात कर रहा हूं जो नॉर्मल विमान उड़ते हैं उनको। ठीक है, एयर इंडिया खुद जो विमान यूज करती है वो इन 2 कंपनियों के करती है। तो देखिए, सबसे बड़ी जो 2 कंपनियां हैं वो हैं एयरबस और बोइंग। दोनों का शेयर लगभग उतना ही है। बोइंग कंपनी आजकल थोड़ी डाउन हो रही है, एयरबस काफी ऊपर जा रही है। लेकिन ये आपको बता देता हूं, 91% ट्रैफिक, पूरी दुनिया में जितने भी विमान उड़ते हैं उनका 91% मार्केट शेयर इन 2 कंपनियों का है, एयरबस और बोइंग। ठीक है, तो 91% प्लेन पूरी दुनिया में उड़ते हैं इन 2 कंपनियों के। आप सोच लीजिए कितनी बड़ी कंपनियां हैं, एयरबस और बोइंग। फिर है बॉम्बार्डियर, टोपोलेव और एम्ब्रायर। तो अब एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले एयरबस। देखो, एयरबस जो है, इसका हेडक्वार्टर आप याद रखिए टुलूज नाम की जगह है, फ्रांस में, वहां पे है। और ये एक यूरोपियन मल्टीनेशनल एरोस्पेस कॉर्पोरेशन है। मल्टीनेशनल मतलब ये है, हम इसको फ्रेंच कंपनी नहीं बोल सकते, क्योंकि पूरे यूरोप में इनके वो हैं, ऑफिसेज हैं यूरोप में इनके, बहुत सारे जगह है जहां पे ये बनती हैं। एयरबस के बहुत बड़े बड़े विमान आते हैं, A380 वगैरह। तो एयरबस कंपनी का हेडक्वार्टर बस याद रखिए फ्रांस में है, लेकिन ये एक यूरोपियन कंपनी है। दूसरी है बोइंग। बोइंग कंपनी का हेडक्वार्टर शिकागो में है, अमेरिका की कंपनी है, ये भी विमान बनाती है, बोइंग। फिर बात करते हैं एम्ब्रायर। एम्ब्रायर कंपनी का हेडक्वार्टर साओ पोलो ब्राजील में है, तो ये ब्राजीलियन कंपनी है, ये भी विमान बनाती है, एम्ब्रायर। नेक्स्ट है बॉम्बार्डियर, कनाडा की कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर भी मॉन्ट्रियल में है। तो मॉन्ट्रियल आप देख सकते हैं कितने सारे हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में। तो बॉम्बार्डियर जो कंपनी है वो कनाडा की है, ये भी विमान बनाती है। और 5वीं कंपनी है टुपोलोव। टुपोलोव का हेडक्वार्टर रशिया की राजधानी मॉस्को में है, ये रशिया की कंपनी है, इनके बड़े अलग तरह के विमान होते हैं, तो ये है टुपोलोव। तो ये 5 सबसे बड़ी कंपनियां हैं। अब अगर भारत में किसी को पायलट बनना है तो सरकारी संस्थाएं कौन सी हैं जहां पे आप ट्रेनिंग ले सकते हो? ये पायलट बनना बहुत मुश्किल है, मुश्किल मतलब पैसा बहुत लगता है, गरीब आदमी नहीं बन सकता। एक पायलट बनने के लिए आपको कम से कम 60 से 70 लाख रुपए का धन चाहिए, क्योंकि सरकारी में भी जो फीस है वो बहुत ज्यादा होती है। फिर आपको पायलट लाइसेंस लेना पड़ता है, वो अलग होता है, तो उसके लिए भी खर्चा बहुत होता है। और फिर भी कोई गारंटी नहीं होती कि आपको जॉब मिलेगा। तो काफी रिस्की प्रोफेशन आजकल पायलट का हो गया है। लेकिन अगर आपको भारत में पायलट बनना है तो सबसे पहले है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी है कहां पे? ये फुर्सतगंज में है, फुर्सतगंज है अमेठी में। तो अमेठी में है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी। ये 1985 में बनी थी और ये पहला इंस्टीट्यूट है जो पायलट ट्रेनिंग देता है। ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अधीन काम करता है, यानी कि हमारे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दूसरा है गति। गति है भुवनेश्वर में, गति की फुल फॉर्म है गवर्नमेंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। गवर्नमेंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर, ये भी जो कमर्शियल पायलट हैं यानी वाणिज्यिक पायलट, उनका प्रशिक्षण देता है। तो ये काफी पुराना है, 1946 में ये बना था, गति भुवनेश्वर। और तीसरा है जो बिल्कुल अभी अभी बना है 2013 में, तो इसके लिए अधिनियम एक एक्ट पास हुआ था, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी बनी है नई, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। और ये कहां है? ये भी फुर्सतगंज अमेठी में है, ये भी फुर्सतगंज अमेठी में है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, वहां से भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, पर क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ सरकारी उसमें वो कर रहा हूं, तो मैं सरकार वाले सिर्फ आपको बता रहा हूं। अब आपको सबसे जो बिजी एयरपोर्ट है, देखिए रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं है कि आज जो दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है वो कल अचानक 100वें नंबर पे पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। रैंकिंग आपको याद नहीं रखनी, ठीक है? रैंकिंग आपको करंट अफेयर में जो लेटेस्ट आती है बस वो याद रखनी है। मान लो दुनिया का बेस्ट एयरपोर्ट है, अब दुनिया का बेस्ट एयरपोर्ट कभी तो हमाद हो जाता है कतर वाला, कभी चंगी एयरपोर्ट सिंगापुर हो जाता है, कभी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हो जाता है, कभी कुछ। और फिर उसमें भी कैटेगरी होती है बहुत सारी कि भाई किस चीज में नंबर 1 है, कस्टमर सर्विस में नंबर 1 है, सेवाएं देने के मामले में है, बिजीनेस के मामले में है, या किसी सेफ्टी के मामले में है। और फिर वो रैंकिंग दे कौन रहा है? क्या वो रैंकिंग स्काईट्रैक्स दे रहा है, ACI दे रहा है, IATA दे रहा है, या कोई और प्राइवेट संस्था है वो दे रही है? तो बहुत सारे उसमें चीजें होती हैं, वो करंट अफेयर का विषय। लेकिन यहां पे मैं आपको बता दूं जो सबसे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट हैं दुनिया के, ठीक है, जो आपको याद रखने हैं, उनके नाम आपको बता देता हूं। वैसे ये सबसे व्यस्त एयरपोर्ट हैं, 2019 का डेटा है, ये बिल्कुल लेटेस्ट है। ये रिलीज हुआ है मार्च के आसपास 2020 में। जैसे हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट अमेरिका में है, बीजिंग एयरपोर्ट, लॉस एंजलिस अमेरिका वाला, दुबई, टोक्यो,
टोक्यो में कई एयरपोर्ट हैं, तो उनमें हनेडा वाला जो एयरपोर्ट है, टोक्यो में नारिटा भी है, मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में। फिर ओ हारे एयरपोर्ट है शिकागो में। लंदन में 2 एयरपोर्ट बहुत फेमस है, गेटविक और हीथ्रो। तो हीथ्रो वाले पे आप देख सकते हैं कितने सारे पैसेंजर हैं। और टॉप 10 जो सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है दुनिया के, आप देख सकते हैं इंडिया कहीं नहीं है उसमें। इंडिया की इतनी आबादी है, क्योंकि इंडिया में अभी भी जो विमान सेवा हालांकि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, याद रखिए एयरलाइन सेक्टर इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, खासतौर पे उड़ान योजना वगैरह आ गई है, लेकिन अभी भी हमें बहुत लंबी दूरी तय करनी है। अभी भी भारत में लोग जो है वो रेलगाड़ी या जो टैक्सी वगैरह ये प्रेफर करते हैं। जो यातायात के साधन है उनमें फ्लाइट वगैरह अभी भी एक अमीरों का जो यातायात का साधन मानी जाती है। तो अभी जो लोअर मिडिल क्लास है वो इस पे नहीं पहुंच पाए, लेकिन विदेशों में अगर आप देखें तो हर आदमी जो है वो फ्लाइट से ही ट्रेवल करता है। फ्लाइट बल्कि सस्ती होती है, ट्रेन जो है वो महंगी होती है। अगर आप यूरोप में जाएंगे तो यूरोप में ट्रेन ज़्यादा महंगी होती हैं और फ्लाइट जो है बहुत सस्ती होती है, $50 $55। तो बहुत ही सस्ती फ्लाइट्स वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन से एयरपोर्ट आपको याद रखने हैं। ये मैं स्ट्रिक्टली आपको 2 चीजें याद उनमें बता रहा हूं। पहला जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और दूसरा जो कॉमन सेंस है। देखिए अब कोई एयरपोर्ट है, मान लो उसका नाम है, अगर मान लो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट, तो ऑब्वियसली वो आप समझ जाओगे न्यूयॉर्क में है, राइट। लेकिन अगर उसका कोई नाम है और वो एग्जाम में आता है तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने वो सारे छोड़ दिए हैं जिनके नाम उन शहरों के नाम पे रखे हुए हैं। जैसे मान लो कोलकाता एयरपोर्ट, तो सबको पता है कोलकाता एयरपोर्ट नहीं आएगा क्योंकि वो कोलकाता में है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने सिर्फ वही एयरपोर्ट कवर किए हैं जिनके कोई नाम है। वैसे कोलकाता एयरपोर्ट का नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट नाम है, तो वो हम बाद में देखेंगे इंडिया के जब एयरपोर्ट स्टडी करेंगे। अब हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट आपके लिए कौन से हैं। जापान में 3 एयरपोर्ट हैं, ठीक है। पहला है कंसाई, दूसरा है नारिता और तीसरा है हनेडा। कंसाई, नारिता और हनेडा तीनों याद रखिए, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों आ चुके हैं। ओ हारे एयरपोर्ट शिकागो में है, और शिकागो आप जानते हैं, जो लोग नहीं जानते, शिकागो एक शहर है जो अमेरिका के इलिनॉय राज्य में पड़ता है। राज्य का नाम है इलिनॉय। जैसे इंडिया में होता है, एक राज्य होता है, फिर राज्य के अंदर जिले होते हैं, ऐसे अमेरिका में होता है। अमेरिका में राज्य का नाम है इलिनॉय और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट शहर है शिकागो। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं उनके सबके हेडक्वार्टर शिकागो में है। कोई भी आप बड़ी कंपनी अमेरिका की ले लो, उसका हेडक्वार्टर शिकागो में आपको मिलेगा। शिकागो बहुत इंपॉर्टेंट है, शिकागो में मिलेगा या फिर कैलिफोर्निया में मिलेगा, इन्हीं 2 में से मिलेगा, ठीक है। तो ओ हारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट शिकागो में है। उसके बाद गेटविक और हीथ्रो, ये 2 एयरपोर्ट हैं लंदन में, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में 2 हैं, गेटविक और हीथ्रो। फिर है चार्ल्स डे गोले। चार्ल्स डे गोले एयरपोर्ट है पेरिस में। चार्ल्स डे गोले जो हैं ये एक मिलिट्री ऑफिसर थे फ्रांस के, चार्ल्स डे गोले। फिर है चंगी एयरपोर्ट। चंगी एयरपोर्ट है सिंगापुर का, बहुत पॉपुलर एयरपोर्ट है, बहुत बिजी है चंगी एयरपोर्ट, बहुत आता है एग्जाम में। चंगी एयरपोर्ट कहां है? सिंगापुर का एयरपोर्ट है चंगी एयरपोर्ट। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब ये बहुत बड़ा हो चुका है, कतर में है, क्योंकि कतर अब एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है, तो हमाद की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट, ये बैंकॉक में, थाईलैंड में है। इसका नाम सुन के ऐसा लगेगा ये कोई इंडिया का है, लेकिन इंडिया का नहीं है। स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट बैंकॉक थाईलैंड का है। थाईलैंड में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं, अगर आप कंट्री की बात करें तो बहुत ज्यादा बिजी है स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट। फिर है न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट जिसका नाम है जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो उनके नाम पे इसका नाम रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं एयरपोर्ट और उनके नाम। देखो, एयरपोर्ट और उनके जो नाम हैं ये इंपॉर्टेंट वो होते हैं जिनके एयरपोर्ट के नाम किसी व्यक्ति के नाम पे रखे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको याद नहीं रखने हैं। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि एक राज्य में कितने एयरपोर्ट हैं, नहीं, क्योंकि नए नए एयरपोर्ट बनते रहते हैं और एयरपोर्ट को बनने में समय बहुत लगता है। एक एयरपोर्ट को बनने में 7 साल 8 साल 9 साल, क्योंकि लैंड एक्विजिशन होता है, फिर उसमें टाइम लगता है, फिर लैंड एक्विजिशन में कोई ना कोई आंदोलन हो जाता है, लोग भड़क जाते हैं कि हमारी जमीन नहीं देंगे, ये वो, फिर उसमें टाइम लग जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह उठने में टाइम लगता है, फिर सरकारें बदल जाती हैं कई बार, फिर वो नहीं बनता, ये सब होता रहता है। तो इसलिए कौन से नए एयरपोर्ट बन रहे हैं इंडिया में, कहां बन रहे हैं, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो सिर्फ करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि भाई ठीक है पिछले 6 महीने में कौन सा एयरपोर्ट बना या अगले 6 महीने में कौन सा बन रहा है, बस। लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि कौन से एयरपोर्ट का नाम किस व्यक्ति के नाम पे रखा है, या कई बार किसी जगह के नाम पे भी होता है, तो वो भी पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बंगाल के देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में, कोलकाता के हवाई अड्डे का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है। फिर बंगाल में एक, जो नॉर्थ बंगाल की बात कर रहे हैं, सिलीगुड़ी, तो सिलीगुड़ी जो है वहां के हवाई अड्डे को बोलते हैं बागडोगरा हवाई अड्डा। ये बहुत बिजी हो गया है अब हवाई अड्डा, बहुत ट्रैफिक हो गया है, क्योंकि दार्जिलिंग वगैरह जो लोग जाते हैं, कलिम्पोंग दार्जिलिंग वगैरह, वो इसी एयरपोर्ट पे उतरते हैं, सिलीगुड़ी। फिर है बंगाल में एक और जिसका नाम बहुत कम लोगों ने सुना होता है, काजी नजरुल इस्लाम हवाई अड्डा। काजी नजरुल इस्लाम कौन थे? ये फोटो आप देख रहे हैं, काजी नजरुल इस्लाम की फोटो है। इन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रीय कवि बोलते हैं।
बांग्लादेश का राष्ट्रीय कवि, बहुत सारी कृतियां, म्यूजिशियन भी थे, संगीतकार थे, बहुत बड़े कवि थे। बंगली जो भाषा है, बांग्लादेश की जो भाषा है बंगाली भाषा, उसके बहुत बड़े कवि थे काजी नजरुल इस्लाम, उनके नाम पे एयरपोर्ट है। ये पश्चिम बर्धमान में अंडाल नाम की जगह पे है। ठीक है, अंडाल पश्चिम बर्धमान बंगाल में। उसके बाद चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इसके दो टर्मिनल हैं। एक का नाम है के कामराज एयरपोर्ट। के कामराज जो तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री थे, कामराज उनके नाम पे रखा है, तो उनका डोमेस्टिक टर्मिनल का नाम है के कामराज। और अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल जो है उसका नाम है सी एन अन्नादुरई एयरपोर्ट। सी एन अन्नादुरई कौन थे? ये भी तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और यहां पे 3 टर्मिनल है। तो अब जो तीसरा वाला टर्मिनल है उसका नाम अब रख रहे हैं ये एमजी रामाचंद्रन के नाम पे, एमजीआर टर्मिनल रखा जाएगा। कब रखा जाएगा वो पता नहीं, घोषणा हो चुकी थी, जयललिता ने कर दिया था, लेकिन फिर जयललिता की मृत्यु हो गई, फिर वो प्लान वो रह गया। लेकिन ये श्योर है कि तीसरे वाले टर्मिनल का नाम एमजी रामाचंद्रन, और एमजी रामाचंद्रन जो थे एआईएडीएमके पार्टी जो रूलिंग पार्टी है तमिलनाडु में, उसके फाउंडर थे एमजी रामाचंद्रन, और पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। फिर अहमदाबाद का एयरपोर्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अहमदाबाद। और हैदराबाद में वैसे एक और याद रखना है, एक तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और एक है बेगमपेट, अलग अलग है, बेगमपेट और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद बात करते हैं अमृतसर, गुवाहाटी और रांची। तो अमृतसर एयरपोर्ट का नाम है गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अमृतसर पंजाब। फिर गुवाहाटी का हवाई अड्डा है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। और रांची का एयरपोर्ट है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। बिरसा मुंडा ट्राइबल लीडर थे, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। अब बात करते हैं श्रीनगर। श्रीनगर के एयरपोर्ट का नाम है शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। शेख उल आलम एक संत थे, एक बहुत जाने माने संत पीर फकीर थे, शेख उल आलम, उनके नाम पे शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। बेंगलुरु का हवाई अड्डा है कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला का हवाई अड्डा है वीर विक्रम माणिक्य किशोर हवाई अड्डा। वीर विक्रम माणिक्य किशोर बहुत बड़े राजा थे, और नीर महल आपने सुना होगा, तो वो इन्हीं का महल था, उसमें रहते थे ये नीर महल, रुद्र सागर झील में जो है वीर विक्रम माणिक्य किशोर हवाई अड्डा। उड़ीसा में एक जगह है झारसुगुड़ा। तो झारसुगुड़ा का जो हवाई अड्डा है उसका नाम है वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा, वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा। वाराणसी एयरपोर्ट का नाम है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लखनऊ वाले का है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लाल बहादुर शास्त्री भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन जो होता है 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, किसान नेता थे बहुत बड़े। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ। फिर नई दिल्ली हवाई अड्डे का नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और इंदौर का जो हवाई अड्डा है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भोपाल, भोपाल का हवाई अड्डा है राजा भोज हवाई अड्डा, भोज नगरी भोपाल। यहां पे सब कुछ राजा भोज के नाम पे है, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो भोजताल हो जो कि रामसर साइट है, राजा भोज हवाई अड्डा। पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का हवाई अड्डा है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वीर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी थे और इनको काला पानी की सजा भी हुई थी, ये सेलुलर जेल में भी रहे थे। फिर मुंबई, मुंबई का हवाई अड्डा है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नागपुर का हवाई अड्डा है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नागपुर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भुवनेश्वर का हवाई अड्डा है बीजू पटनायक एयरपोर्ट, बीजू पटनायक एयरपोर्ट। उसके बाद शोलापुर, कोल्हापुर, औरंगाबाद, ये सब महाराष्ट्र में है। तो शोलापुर हवाई अड्डे का नाम है महात्मा बशेश्वर हवाई अड्डा, महात्मा बशेश्वर हवाई अड्डा। कोल्हापुर हवाई अड्डे का नाम है छत्रपति राजाराम महाराज हवाई अड्डा, छत्रपति राजाराम महाराज, मराठा किंग थे छत्रपति राजाराम महाराज, उनके नाम पे कोल्हापुर हवाई अड्डा। औरंगाबाद का हवाई अड्डा है छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा, औरंगाबाद भी महाराष्ट्र में है, छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा। और देहरादून वाले का नाम वैसे जॉली ग्रांट है, लेकिन अब कह रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा जाएगा। अभी तक तो नहीं रखा गया, ऑफिशियल नहीं हुआ है। अभी भी आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वहां वही जॉली ग्रांट ही है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट वहां की सरकार ने कहा है हम रखेंगे। और झारखंड में भी देवघर का जो हवाई अड्डा है, झारखंड में देवघर, उसका नाम भी कह रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखेंगे, लेकिन पुरानी सरकार बदल गई, अब नई सरकार आई है, वो रखेगी नहीं रखेगी पता नहीं। ठीक है, तो आप सेफ रहिए, आप एकदम अभी देवघर के हवाई अड्डे का नाम अगर क्वेश्चन में आ जाए, ऑप्शन हो तो आप मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ना घोषणा तो हो चुकी है पर बना हुआ कुछ नहीं अभी। तो देहरादून के हवाई अड्डे का नाम जॉली ग्रांट बोलते हैं, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, लेकिन आप अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा भी कह सकते हैं। उसके बाद गोवा, गोवा में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डाबोलिम एयरपोर्ट।
डाबोलिम एयरपोर्ट। पटना में है जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट। वाराणसी में है लाल बहादुर शास्त्री। रायपुर में है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा। उदयपुर का हवाई अड्डा है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। इंफाल का हवाई अड्डा है बीर तिकेंद्रजीत हवाई अड्डा, बीर तिकेंद्रजीत हवाई अड्डा। लेह जो लद्दाख में है, वहां के हवाई अड्डे को बोलते हैं कुशोक बकुला रिमपोशे हवाई अड्डा, कुशोक बकुला रिमपोशे हवाई अड्डा। नांदेड़ महाराष्ट्र में है नांदेड़, इसके हवाई अड्डे का नाम है गुरु गोविंद सिंह जी एयरपोर्ट, श्री गुरु गोविंद सिंह जी एयरपोर्ट। उसके बाद पुत्तपर्ती आंध्र प्रदेश में एक जगह है, सत्य साई बाबा जो उनका आश्रम है पुत्तपर्ती में था, तो सत्य साई बाबा के नाम पे इसका नाम है श्री सत्य साई एयरपोर्ट, श्री सत्य साई एयरपोर्ट पुत्तपर्ती आंध्र प्रदेश। फिर ओडिशा में अंगुल में एक प्राइवेट एयरपोर्ट है सावित्री जिंदल एयरपोर्ट, सावित्री जिंदल एयरपोर्ट अंगुल ओडिशा। कांगड़ा हिमाचल में है, यहां पे एयरपोर्ट है गग्गल एयरपोर्ट, गग्गल एयरपोर्ट। अमरावती जो विजयवाड़ा है, इसको नई राजधानी बना रहे हैं, नाम बदल के अमरावती कर रहे हैं, और बेसिकली वो पूरा एरिया जो है उसको अमरावती बोल रहे हैं। तो वहां पे जो गन्नावरम एयरपोर्ट है विजयवाड़ा में, अब इसका नाम एनटी रामाराव हवाई अड्डा, एनटी रामाराव जो थे आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, एनटी रामाराव अमरावती हवाई अड्डा इसका नाम हो जाएगा, जो विजयवाड़ा में गन्नावरम हवाई अड्डा था। गन्नावरम जगह का नाम है, विजयवाड़ा भी जगह का नाम है, अमरावती भी जगह का नाम है, बट अमरावती को आंध्र प्रदेश की कैपिटल बना दिया गया था। ठीक है, अब तो खैर 3 राजधानियां हैं, लेकिन जब पहले चेंज हुई थी हैदराबाद के बाद तो अमरावती थी। उसके बाद तिरुपति हवाई अड्डा जो है, इसका नाम वेंकटेश्वर हवाई अड्डा, तिरुपति एयरपोर्ट, तिरुपति जो है हवाई अड्डा भगवान वेंकटेश्वर हवाई अड्डा, तो यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद कुछ ये नए जो लोकेशन के हिसाब से, लेकिन ये आ सकते हैं इसलिए मैंने यहां पे लिख दिए हैं, जैसे पैक्योंग हवाई अड्डा, पैक्योंग जगह का नाम है सिक्किम में, ये भारत का 100वां हवाई अड्डा था, 100th एयरपोर्ट था, पैक्योंग हवाई अड्डा सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है होलोंगी एयरपोर्ट, ये बिल्कुल राजधानी ईटानगर से 30 किलोमीटर दूर बन रहा है होलोंगी एयरपोर्ट अरुणाचल में। राजकोट में बन रहा है हिरासर एयरपोर्ट, हिरासर अगेन जगह का नाम है राजकोट में। और कानपुर का हवाई अड्डा है चकेरी हवाई अड्डा। अब बात हुई थी कि कानपुर के हवाई अड्डे का नाम गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पे रखेंगे, पर अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है, बात चल रही थी बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो कानपुर के हवाई अड्डे का नाम है चकेरी हवाई अड्डा। इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूं कुछ फ्लैग एयरलाइंस। फ्लैग एयरलाइन मैंने आपको बताया था भारत की एयर इंडिया है, तो ऐसे ही जो कंट्रीज हैं उनकी कुछ विशेष एयरलाइन है, उनके नाम बताता हूं, और फिर मैं अगर कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लगी एक्स्ट्रा तो वही बताऊंगा। तो अफगानिस्तान की जो एयरलाइन है उसको बोलते हैं एरियाना अफगान एयरलाइन, एरियाना अफगान एयरलाइन, जैसे भारत की एयर इंडिया अफगानिस्तान की है। ऑस्ट्रेलिया की 2 एयरलाइन है, कंटास और जेट स्टार। इसमें जो कंटास है ये नेशनल एयरलाइन है, ठीक है, लेकिन जेट स्टार भी काफी फेमस है ऑस्ट्रेलिया की। फिर बांग्लादेश की एयरलाइन को बोलते हैं नेशनल एयरलाइन को बिमान बांग्लादेश एयरलाइन, बिमान बांग्लादेश एयरलाइन। भूटान की नेशनल एयरलाइन है ड्रक एयर, ड्रक एयर। जर्मनी की है लुफ्थांसा, जर्मनी की लुफ्थांसा। इजराइल की एयरलाइन को बोलते हैं अल एयरलाइन, अल एयरलाइन। रशिया की नेशनल एयरलाइन है एरोफ्लोट, एरोफ्लोट। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की 2 एयरलाइन है एतिहाद और एमिरेट्स, एतिहाद और एमिरेट्स दोनों हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय एयरलाइन को बोलते हैं गरुड़। तो इसी से पता चलता है हमारे इंडोनेशिया के साथ जो सांस्कृतिक रिश्ते हैं वो कितने पुराने हैं। तो इंडोनेशिया की नेशनल एयरलाइन को गरुड़ कहा जाता है, गरुड़ इंडोनेशिया। इसके अलावा आयरलैंड की 2 एयरलाइन बहुत फेमस हैं आयरलैंड की, एक तो है एयर लिंगुस और एक है रेयान एयर। रेयान एयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एयर लिंगुस भी आ चुका है। कोलंबिया की एयरलाइन है आवियांका, आवियांका। गल्फ एयर है बहरेन की, तो गल्फ एयर आप यूएई मार्क मत करना, ये बहुत कॉमन गलती है, गल्फ एयर बहरेन की है। बहरेन भी वैसे गल्फ कंट्री है, मिडिल ईस्ट में है। कैथे पैसिफिक एयरलाइन हांगकांग की है, कैथे पैसिफिक हांगकांग की है। नीदरलैंड की एयरलाइन है केएलएम, केएलएम डच एयरलाइन बोलते हैं, केएलएम रॉयल डच एयरलाइन कई बार बोलते हैं। जापान की 2 एयरलाइन बहुत फेमस हैं, एक तो एएनए, एएनए को बोलते हैं अल निप्पॉन एयरवेज, पूरी फुल फॉर्म है अल निप्पॉन एयरवे। और दूसरी है जापानीज एयरलाइन, यानी जल, जल मतलब कुछ नहीं है, जापानीज एयरलाइन यानी JAL, जापानीज एयरलाइन यानी जल, यह भी जापान की है। और मलेशिया की एयर एशिया, मलेशिया की है एयर एशिया। तो अब मैं आपको सारे एयरपोर्ट एक बार भारत के मैप पे दिखा देता हूं। मैप जो है अभी मैंने सिर्फ यहां पे ब्लैक एंड व्हाइट में डाला है, लेकिन जो आपको PDF मिलेगा या जो क्रक्स मिलेगा उसमें आपको उपलब्ध होगा, कलर में भी उपलब्ध होगा।
तो पीडीएफ और क्रक्स में क्या फर्क है, कई बच्चे पूछ रहे थे मेरे से। क्रक्स में कुछ जो चीजें मैं आपको बताता हूं वो रहती हैं, पीडीएफ जो रहता है वो इसी का रहता है, यानी जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई है वही पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन क्रक्स में जो मैं बोलता हूं, अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देता हूं, क्रक्स में वो भी रहता है, जिससे आप क्विक रिवाइज कर सकें। तो ये हमारे एयरपोर्ट हैं, देखो सारे फटाफट देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुजरात, राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट बंगाल, काजी नजरुल इस्लाम अगेन बंगाल, और सिलीगुड़ी में जो है बागडोगरा हवाई अड्डा। उसके बाद जम्मू कश्मीर में शेखुल आलम हवाई अड्डा, गुरु रामदास जी एयरपोर्ट अमृतसर, कैंपेगौड़ा कर्नाटका, बेंगलोर में है। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा जो है वो रांची में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई हवाई अड्डा जो है वो असम में है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा राजधानी दिल्ली में है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ, देवी अहिल्याबाई होलकर जो है वो हवाई अड्डा जो इंदौर में है। वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा झारसुगुड़ा ओडिशा में है, एकदम छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे है। उसके बाद वीर विक्रम माणिक्य किशोर हवाई अड्डा जो है वो अगरतला में है। राजा भोज हवाई अड्डा भोपाल में है। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा बंबई में है, मुंबई यानी कि। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हवाई अड्डा नागपुर में है। वीर सावरकर हवाई अड्डा ये अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में है। बीजू पटनायक हवाई अड्डा जो है वो भुवनेश्वर में है। देहरादून में जॉली ग्रांट या अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी। औरंगाबाद का हवाई अड्डा छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा। सोलापुर का महात्मा बसवेश्वर हवाई अड्डा महाराष्ट्र। कोल्हापुर का छत्रपति राजाराम महाराज हवाई अड्डा महाराष्ट्र। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में है। डाबोलिम हवाई अड्डा गोवा में है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा छतरपुर नहीं रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है। उसके बाद जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना में है। कुशोक बकुका रिम्पोशे हवाई अड्डा लेह लद्दाख में है। गग्गल जो है ये कांगड़ा हिमाचल में है। बीर तिकेंद्रजीत हवाई अड्डा इम्फाल मणिपुर में है। सावित्री जिंदल हवाई अड्डा अंगुल। सत्य साई बाबा हवाई अड्डा पुत्तपर्ती में है। गुरु गोविंद सिंह जी हवाई अड्डा नांदेड़ में है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर में है। पैक्योंग हवाई अड्डा सिक्किम, होलोंगी अरुणाचल, और एनटी रामाराव अमरावती हवाई अड्डा आंध्रा। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर, जिसका नाम गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पर रखे जाने की बात चल रही है। हिरासर हवाई अड्डा राजकोट। सो ये था हमारा नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का कंप्लीट वीडियो। स्टैटिक जीके का एक और इंपॉर्टेंट वीडियो था। ये वीडियो आपको कैसा लगा? सोशल मीडिया पे जरूर आप अपनी बात मुझसे किया कीजिए, रखा करिए। कुछ भी आपको समझ में नहीं आता, कुछ भी दिक्कत हो, फीडबैक काफ़ी पॉजिटिव है। 15 वीडियो हमने बना लिए अब तक लगभग, और अभी तो बहुत वीडियोज़ आने हैं, बहुत कुछ पढ़ाया जाना है आपको, तो कंटिन्यू रहेंगे। कभी अगर वीडियो में टाइम लगे तो समझ जाइए कि उसमें रिसर्च में टाइम लग रहा है। जैसे माउंटेन्स ऑफ इंडिया में मुझे 3 दिन लगे थे रिसर्च में, तो मैं कभी भी क्वालिटी कम नहीं करता, मैं इसलिए लेट हो जाता हूं अक्सर, लेकिन क्वालिटी में कम नहीं करता। वरना मेरे लिए सबसे आसान चीज़ ये है कि 1 महीने में पूरा कोर्स खत्म कर देना, वो काम मैं नहीं करता। तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। और मैंने अपने स्टूडेंट्स को कई बार कहा है कि झोपड़ी सिर्फ 1 दिन में बनती है, लेकिन अगर आपको एक महल बनाना है तो उसमें समय लगता है। तो ये सारे वीडियोज़ एक महल के समान है, एक काफ़ी कंसेप्चुअली और डीप थरो वीडियोज़ हैं। इनके बाद आपको किताब उठाने की आवश्यकता ना पड़े, इस सोच के साथ ये वीडियो बनाए जाते हैं। और ये भी कोशिश की जाती है कि एक होलिस्टिक कवरेज दी जाए, यानी कि एक पूरी संपूर्ण अपने आप में ये परिपूर्ण हो वीडियोज़, ये कोशिश की जाती है। तो ये था हमारा वीडियो। अगले स्टैटिक जीके के वीडियो मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ ऐप।